देखिए इससे प्रीवियस जो वीडियो था उस वाले में अब तक हमने जो पढ़ाई किया है उसमें क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेन। और ब्रेन में मैंने आपको बताया था कि ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हाइंडब्रेन। फोरब्रेन एंड मिडब्रेन मैंने पढ़ा लिया था। आज जो हम लोग बात करेंगे विल टॉक अबाउट द हाइंडब्रेन। देखिए जो हाइंडब्रेन पार्ट होता है दैट इज ऑल्सो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट तो फोरब्रेन है, ठीक है, जो कि मेजर पार्ट 90% ऑफ द मोर देन 80% वाले इज फॉर्म बाय द फोरब्रेन। जो रेस्ट अमाउंट होता है दैट इज फॉर्म बाय द हाइंडब्रेन। हाइंडब्रेन जो होता है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। So we are talking about the hindbrain, ठीक है। और hindbrain में मैंने ये बताया था आपको कि it is further divided into 3 parts: cerebellum, medulla oblongata, and pons, इसे पॉन्स वेरिलाई के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर दिया गया है हाइंडब्रेन को। अब देखो जो सेरिबेलम होता है दिस इज आल्सो कॉल्ड ए स्मॉल ब्रेन। नॉर्मली क्या होता है, जो सेरिबेलम पार्ट होता है, यदि आपको मैंने ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है तो मैंने ऐसे एक ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ, उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। And this part is called as cerebellum. Normally, जो cerebellum होता है, that is controlling the involuntary or activities which are related with the muscular activities. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मस्कुलर एक्टिविटी में कह रहा हूं तो इससे ऐसे जिससे वॉकिंग आप कर रहे हैं, if you are walking, you are running, so your control and your muscles activities are controlled through the cerebellum. जैसे आपने previous class में पढ़ा होगा, if someone is drunken in a state, if someone has taken alcoholic beverages, then what will happen? The first part which is getting affected by it is cerebellum, and because of which they loses their control over the muscular activities. तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग पैर एक रख रहे हैं तो हमें मालूम होता है कि हम पैर कहाँ रख रहे होते हैं एंड इट इज अंडर आवर कंट्रोल। बट नॉर्मली व्हाट हैपेंस, जब आप पैर नीचे रख रहे हो दैट इज अंडर योर कंट्रोल, लेकिन व्हेन द सेरिबेलम विल गेट अफेक्टेड देन द मूवमेंट विल बी नॉट अंडर योर कंट्रोल एंड वेयरएवर व्हाट विल हैपन, इवन यू डोंट वांट टू पुट योर legs or movement to be in your control, then also it will be in your control. For example, जैसे मान लीजिए आपने कोई शराब आदि पिए हुए है और वो चाहता है कंट्रोल मैनर में चले, लेकिन कंट्रोल मैनर में नहीं चल सकता है, उसको देख के आपको लग जाएगा क्योंकि उसकी जो मूवमेंट होगी दैट विल बी अफेक्टेड है, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि सेरिबेलम अफेक्टेड है। तो सेरिबेलम अफेक्टेड कोई एक बात, कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि नाले में गिर जाए या किस तरह से गिर जाए, लेकिन वो गिरते हैं या नहीं गिरते हैं, तो वो इससे तो गिर जाते हैं क्योंकि उनकी जो मूवमेंट होती है वो उनके कंट्रोल में नहीं होती, जाना कहीं और चाहते हैं चले जाते हैं वो कहीं और। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि सेरिबेलम अफेक्टेड होता है। इसके अलावा विजन, हियरिंग, ये सब चीजें भी सेरिबेलम से ही कंट्रोल होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, आपने सुना होगा कि ड्रंकन स्टेट में ड्राइव नहीं करना चाहिए, तो वो इसलिए सजेस्ट किया जाता है क्योंकि ड्रंकन स्टेट में यदि कोई व्यक्ति ड्राइव कर रहा है तो उस समय उसका सेरिबेलम अफेक्टेड है, तो उसकी जो रिस्पॉन्स होगी वो डिलेड हो जाएगी, तो वो उसे लगेगा कि कोई चीज बहुत नजदीक हो, उसे लगेगा बहुत दूर है, कोई चीज बहुत दूर होगा लगेगा उसको बहुत नजदीक है। इस कारण से वो प्रॉपर तरीके से व्हीकल को रन नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे सजेस्ट किया जाता है कि वो इस तरह मतलब व्हीकल को कंट्रोल, व्हीकल को रन न करे व्हेन हिज सेरिबेलम पार्ट इज अफेक्टेड। तो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो या विजन हो, हियरिंग हो, इन सब चीजों को सेरिबेलम अफेक्ट करता है, मतलब कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पॉन्स। पॉन्स हमारे ब्रेन के
नीचे मतलब सेरिबेलम ये हो गया, ठीक है। आपका यहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो गया, ये वाला जो रीजन है वो मेडुला बोलते हैं, यहाँ वाला जो रीजन होता है सो दैट विल बी, और इन दोनों को जो जोड़ रहा होता है वो पॉन्स होता है, और पॉन्स स्पेशली एक लाइफ प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विच इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ऑल ऑफ देम विल बी कंट्रोल्ड बाय पॉन्स, जबकि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है दैट इज सेंटर ऑफ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं उन सभी को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इफ यू आर टेकिंग द फूड, ठीक है, अब मान लीजिए कि पार्टी में चले गए, अब सोच रहे हैं यार फ्री में खाना मिल रहा है, 4 दिन का खाना अपने पेट में स्टोर कर ले, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आप जितना खाओगे वो सारा का सारा स्टमक जो है उसको आगे बढ़ा देगा, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यदि हमारे स्टमक कंट्रोल में होता है, स्टमक का मूवमेंट, तो हम थोड़ा सा पास होने की बात करते हैं, भैया रुक जाओ तुम, उसे रोक सकते हैं नहीं। जैसे मान लो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे उंगलियां फोल्ड हो, मैं नहीं चाहता उंगलियां फोल्ड हो, तो क्या फोल्ड हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि दिस इज अंडर माय कंट्रोल। लेकिन यदि मान लीजिए कि फूड अंदर गया, अब मैं कहता हूं ये रुक जाए, तो क्या रुक जाएगा? नहीं। वो एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट के कारण वो आगे बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वो जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज होती हैं, उन सबको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये जो रीजन है, ठीक है, तो जितने भी नर्व फाइबर्स हैं वो यहाँ से गुजर कर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाते हैं, और यहीं से रिवर्सल होना शुरू हो जाता है। जो मैंने आपको बताया था ना कि जो सेरिब्रम होता है, तो सेरिब्रम 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ होता है। ऊपर से यदि इसको देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का अपेयर करता है। तो ये दो हेमिस्फीयर में बटा हुआ है, नहीं बटा हुआ है? सेरिब्रम जो 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। तो मैंने कहा यहाँ पे नर्व कॉर्ड्स रिवर्सल यहीं पे होता है, तो इसीलिए रिवर्स हो रहा है, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो ये वाला पार्ट जो है, मान लीजिए राइट पार्ट ऑफ सेरिब्रम है, इट विल बी कंट्रोलिंग द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी और नॉट। यदि लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इट विल बी कंट्रोलिंग द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। वो जो रिवर्सल होता है नर्व कॉर्ड का, वो स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होता है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा से, और वो कंप्लीट कहाँ हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही यदि अब वो यहाँ पे रिवर्सल हो गया, तो इसका जो मैटर, जैसे मैंने कहा था कि नर्वस जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन में 2 तरह के मैटर होते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो जो ग्रे मैटर होता है वो ब्रेन में बाहर की तरफ होता है, और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ होता है। जब ये रिवर्सल हो गया तो स्पाइनल कॉर्ड में व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होगा और ग्रे मैटर अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी बनावट समझ में आता होगा आपको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। यदि हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है? इट इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन and going to the tip of the tail region or not. We have got vertebral column, मैंने आपको पढ़ा रखा है vertebral column। vertebral column जो होता है रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो vertebral column के सेंटर में एक hollow space होता है, ठीक है। उसी hollow space के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड मतलब कि एक रस्सी लाइक, ठीक है। तो इट इज a cord like structure which is running into the vertebral column or not, and it is extending up to the tail region। जो पूरा का वर्टिब्रल कॉलम है वो 5 रीजन में डिवाइडेड होता है। जो ऊपर वाला गर्दन वाला रीजन है सर्वाइकल रीजन, जो ये थोरैक्स वाला रीजन थोरैसिक वर्टिब्री, फिर लंबर, सैक्रल एंड कॉकिक्स। कॉकिक्स जो होते हैं सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टेल बोन्स। तो टेल बोन तक स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड करता है या नहीं करता है? और इनमें से जो स्पाइनल नर्व्स एराइज होते हैं, इनमें से क्या होता है? स्पाइनल नर्व्स एराइज होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं और उनके ब्रांचेस धीरे धीरे एक्सटेंड करते हैं। तो कोई भी मैसेज यदि ब्रेन से आना है तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से वो फिर स्पाइनल नर्व के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा।
मान लीजिए कि कोई मैसेज, मान लीजिए कोई सेंस ऑर्गन से आना है या बॉडी किसी और पार्ट से, तो उसको डेंड्राइट रिसीव करेंगे, रिसीव करके नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में डालेंगे और स्पाइनल कॉर्ड से वो फिर ब्रेन में जाता है। तो इस तरीके से जो मैसेज का भी ट्रांसमिशन होता है उस तरीके से होता है। यदि हम वर्टिब्री स्पाइनल नर्व की बात करें, so there are 31 pairs of spinal nerves into the human body। हर जैसे टोटल आपको ये मालूम होगा कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन होते हैं, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय टोटल जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बोन्स होते हैं वो 31 होते हैं। नीचे के जो बोन होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होने के बाद उनके नंबर ऑफ बोन्स होते हैं वो कम हो जाएंगे। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके बॉडी के अंदर मोर देन 300 बोन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो जाते हैं वो 206 रहते हैं। तो बाकी जो बोन्स थे वो गए कहाँ? दे फ्यूज्ड एंड फ्यूज्ड टू फॉर्म अ सिंगल बोन, सो द नंबर विल रिड्यूस और नॉट। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ बोन्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसा समझ में? हाँ या नहीं? तो ये किस तरीके से रिड्यूस होते हैं, क्लियर हो गया? अब एक बात बताइए मुझे, तो ये शुरुआत में इसी देखना, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और हम लोग अपने जैसे जैसे आदमी एडल्ट हो जाता है तो उसकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। छोटे बच्चों में इधर उधर घूम जाएंगे, छोटे बच्चे सोते भी अजीबोगरीब तरीके से, इस तरीके से पैर मोड़ के, इस तरीके से पैर मोड़ के सो जाएंगे। हम लोग क्या सो सकते हैं इस तरीके से? नहीं। उनका ये जो मूवमेंट यहाँ जो जॉइंट होता है वो फ्री मूवमेंट होता है उसमें। और जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो ये जो होता है वो इस पे कैल्शियम के कारण हार्डनेस आ जाती है। तो यदि पैर आपने थोड़ा सा देर भी ऐसे रखा तो आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। और वो बड़े मजे से फ्री मूवमेंट होता है तो बड़े मजे से वैसे करके पैर सोएंगे। जो छोटे बच्चे होंगे वो क्या होंगे, मान लीजिए पैर यूं होकर सोएंगे, पैर हाथ यूं होकर सोएंगे। आप सो लीजिए, ऐसे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है कि उस समय जो ज्वाइंट्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। और इसलिए वो बड़े आराम से उनकी बॉडी किसी तरीके से भी हम होल्ड कर सकते हैं। अब तो दिस इज हाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो कैसे मैसेज इसमें आता है समझ में गया। जो अब लास्ट चीज में बचा है दैट इज हाउ द मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन एंड रीचेस टू द ब्रेन। ब्रेन तक वो कैसे पहुंचता है ये क्लियर हो गया, ठीक है। ब्रेन से कैसे आता है ऑर्गन के पास, इफेक्टिव ऑर्गन के पास, वो भी क्लियर है। लेकिन कैसे एक नर्व मैसेज को रिसीव करता है एंड इट सेंड इट टू द अनदर नर्व, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। दैट मींस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज इज टू बी अंडरस्टूड और नॉट। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, वी विल सी द हाउ द मैसेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। इस वाले पोर्शन में कोई प्रॉब्लम है आपको समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द मैसेज ट्रांसमिशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द मैसेज ट्रांसमिशन। अब देखिए जो मैसेज ट्रांसमिशन होता है बॉडी के अंदर दैट इज थ्रू नर्व्स। वो किसके थ्रू होता है? नर्व्स के थ्रू। और नर्व्स के थ्रू दो फॉर्म में होता है। कितने फॉर्म में होता है? दो फॉर्म में। या तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो ट्रांसमिट हो रहा होगा या वो केमिकल फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा होगा। अब जो हमें समझना है वो ये देखना है किस तरीके से एक मैसेज ट्रांसमिशन होता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर भी पता रखा है, ठीक है। डेंड्राइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है? अब मान लीजिए कि ये एक डेंड्राइट है, तो उसको मैंने क्या किया है, ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो अपर सरफेस होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसको बैलेंस करने के लिए इसके नीचे में नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जब कोई स्टिमुलस होता है, जब कोई स्टिमुलस करने का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिसके प्रति हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? स्टिमुलस। ये टेंथ में आपने पढ़ा होगा कि एनीथिंग टू व्हिच आवर बॉडी रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। जैसे मान लीजिए आपको टच किया गया, सो यू विल रिस्पॉन्ड टू दैट टच और नॉट। आपको मालूम चल जाएगा ना कि किसी ने टच किया या नहीं आपको।
उसी प्रकार मान लीजिए कोई मच्छर मक्खी आके बैठ गया आपके शरीर पे, तो तुरंत आपको एहसास होता है कि कोई चीज आकर आपके शरीर के ऊपर बैठा है। सो यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, ठीक है। मान लीजिए आपको ठंड लगने होता है तो यू व्हाट यू डू, यू स्क्यूज योर बॉडी सर्फेसेस और नॉट, आप अपने को सिकुड़ते हैं फैलाते हैं, सिकुड़ते हैं। उससे क्या होता है, हमारा बॉडी सरफेस एरिया घट जाता है। जब हम सिकुड़ते हैं तो बॉडी सरफेस एरिया जो होगा वो घट जाएगा या बढ़ जाएगा, घट जाएगा। घट जाएगा तो हीट लॉस जो होगा हमारे बॉडी से वो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब हीट लॉस कम हो जाएगा, बॉडी से जितना हीट प्रोड्यूस होना तो हो ही रहा है, अब लॉस को आपने कम कर दिया तो आपके बॉडी का जो हीट है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन गर्मी में कभी देखा है आपने सिकुड़ गए, आप सिकुड़ जाओगे तो गर्मी तो पहले से है, बॉडी हीट रिलीज नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो और ज्यादा आपको गर्मी लगेगी नहीं लगेगी। तो ये सब जितने फिनोमेना जो रिस्पॉन्स करते हैं ऑल बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस। तो किसी भी तरह का स्टिमुलस है, मान लीजिए कान हमारा है तो कान के अंदर फोनोरिसेप्टर नाम के सेल्स होते हैं व्हिच आर सेंसिटिव टू द साउंड। So what will happen if from somewhere the sound is coming, the phonoreceptor will receive those stimulus and send it to the brain. So accordingly we turn our head to that particular direction or not. So that is also a stimulus to which we have responded or not. मान लीजिए अंधेरा है, कहीं से लाइट आ रही है, तो जिधर से लाइट आ रही है क्योंकि हमारे आंखों के अंदर एक सेल है फोटो रिसेप्टर। हमारे आंखों में क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो मतलब लाइट, रिसेप्टर तो लाइट को रिसीव करने वाला, ठीक है। तो जैसे ही आंखों पे लाइट पड़ेगा सो वी विल बी एबल टू सी द थिंग्स और नॉट, सो वी रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली और नॉट। तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, तो वो सेंस ऑर्गन एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। मान लीजिए कान आपके बंद कर दिए जाए तो क्या आंख से सुन सकते हो? नहीं, आंख से क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि साउंड को रिसीव करने वाले जो स्पेशल सेल होते हैं फोनोरिसेप्टर वो कान में है या आंख में है? कान में। तो इसीलिए हम आंख से सुन नहीं सकते, ठीक है। कान से हम देख भी नहीं सकते हैं, कान से हम इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि कान के अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं है। यदि कान के अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स होते तो हम कान से देख भी पाते हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि कोई स्टिमुलस आया, अब स्टिमुलस आने से क्या होता है, जैसे स्टिमुलस आएगा तो ये जो आयनिक बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस क्रिएटेड है या नहीं, तो ये जो आयनिक बैलेंस है ये आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ये आयनिक बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, मान लीजिए यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया, तो यहाँ पर आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। अब यदि स्टिमुलस की इंटेंसिटी की बात करें तो स्टिमुलस की इंटेंसिटी यदि ज्यादा होगी तो आयनिक बैलेंस ज्यादा डिस्टर्ब होगा या कम डिस्टर्ब होगा? ज्यादा डिस्टर्ब होगा। और यदि मान लीजिए स्टिमुलस की इंटेंसिटी कम है तो जो चेंजेस आएंगे आयनिक बैलेंस में वो कम आएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब कम हुआ, यदि हो गया, मान लीजिए हो गया, तो ये फिर से मैं अभी ये होता कैसे ये समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, ऊपर सोडियम के आयंस होते हैं, किसके होते हैं, सोडियम के आयंस, सोडियम आयन, तो सोडियम आयन होते, ठीक है, और नीचे पोटेशियम भी होता है। तो इनका जो मेम्ब्रेन होता है आपका, जो न्यूरॉन का मेम्ब्रेन होता है, न्यूरोलिमा, उसे क्या कहते हैं, न्यूरोलिमा या न्यूरॉन मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो जो न्यूरॉन मेम्ब्रेन होता है तो वो न्यूरॉन मेम्ब्रेन, सो दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, और इसके ऊपर आयन गेट्स होते हैं। क्या होते हैं, आयन गेट। ये जो आयन गेट्स होते हैं ये आयंस को अलाउ केवल करते हैं कि जैसे मान लीजिए मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन पे इस तरह के आयन चैनल्स होते हैं, ये आयन गेट्स हो गए। तो इसमें ये क्या करता है, जो न्यूरल मेम्ब्रेन पे होता है वो सोडियम के 3 आयन को अंदर जाने देता है
और पोटेशियम के 2 आयन को बाहर आने देता है। ठीक है, तो इस कारण से अब ये सोडियम ज्यादा जा रहा है, पोटेशियम कम आ रहा है, तो इस कारण से पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर चल जाएगा, है या नहीं, और ये ऊपर आ जाएंगे। तो इसके कारण एक आयनिक बैलेंस डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ठीक है, अब जब आयनिक बैलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, तो ये डिपोलराइज्ड हो गया, तो ये फिर से डिपोलराइज्ड होने के लिए ये आगे की तरफ इस तरीके से मूव करता है। ये सेल बॉडी की तरफ जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट से सेल बॉडी पे जाएगा, सेल बॉडी से जो आयनिक डिस्टर्बेंस है वो एक्सियन की तरफ धकेल दिया जाएगा, एक्सियन से नर्व एंडिंग पे आएगा और नर्व एंडिंग से वो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा आपको दूसरे न्यूरॉन में। पहले यहाँ समझ लो स्टिमुलस कैसे जनरेट हुए। तो ये स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने से आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, ये आयनिक बैलेंस अपनी नॉर्मल स्टेट को मेंटेन करेगा। तो ये जैसे ये यहाँ पे ये इधर से मूव करेगा, तो ये इधर आया, एक मान लीजिए नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, नॉर्मल स्टेट पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आयनिक बैलेंस जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड करेगा और ये नॉर्मल स्टेट को अपने अटेन करते रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे आयन का फ्लो हो रहा है या किसी और चीज का फ्लो हो रहा है, आयन का फ्लो, और फ्लो ऑफ आयन इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्लो ऑफ आयन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी। क्या उसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, यही तो बात है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ जो मैसेज ट्रांसमिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हो रहा है, केमिकल फॉर्म में हो रहा है। तो इस तरीके से ये मैसेज जो है ये मूव करता हुआ कहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका नर्व एंडिंग्स पे, सॉरी सेल बॉडी पे। यदि हम न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये आपका डेंड्राइट्स हो गए, हाँ या नहीं, ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस ग्रैन्यूल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो मैसेज जो है वो इस तरीके से ट्रैवल होता हुआ एक्सियन पे आएगा। ये क्या है, एक्सियन। अब यहाँ पे वो नर्व दो तरह के होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, यस और नो। तो ये माइलिनेटेड नर्व है, ये क्या है, माइलिनेटेड है, माइलिन शीथ कर लो, माइलिन शीथ। तो ये माइलिनेटेड नर्व हो गए। तो माइलिन शीथ बेसिकली लिपिड का एक डिपोजिशन होता है और इसके अंदर एक सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्क्वान सेल्स, स्क्वान सेल्स। अब क्या होता है, जो आयनिक डिस्टर्बेंस यहाँ है, यहाँ से ये इस सरफेस पे आ जाएगा, ऊपर वाले सरफेस पे, और यहाँ से ये यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पे गैप होता है, देखो ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन